हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है गणित की कार्यपत्रक संख्या 54 और आज डेट है 11 नवंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है समांतर चतुर्भुज के गुण, जिसमें हम सीखेंगे कि किसी भी चतुर्भुज को हम किस प्रकार समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। बच्चों, आपने समांतर चतुर्भुज के अनेक गुणों का अध्ययन किया है। यह भी जाना है यदि एक चतुर्भुज इनमें से किसी एक गुण को भी संतुष्ट करे तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो आइए समांतर चतुर्भुज के कुछ और गुणों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हमें इसके गुणों को जानने के लिए कुछ प्रमेय को जानना पड़ेगा, जो है प्रमेय नंबर 1 और प्रमेय नंबर 2, जिसको हम सिद्ध नहीं करेंगे, सिर्फ हम समझेंगे। देखिए क्या बोला गया है कि कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज कब होता है, यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का युग्म बराबर और समांतर हो। तो देखिए यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज बना हुआ है। समांतर चतुर्भुज में तो आप पहले से ही जानते हैं कि इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर भी होती हैं, यानी अपोजिट साइड इसकी बराबर होती हैं, और पैरेलल भी होती हैं, यानी समांतर भी होती हैं। तो यदि किसी भी चतुर्भुज में किसी भी प्रकार का चतुर्भुज है, मान लीजिए मैंने इस प्रकार से एक और चतुर्भुज बनाया, इस चतुर्भुज में इसकी सम्मुख भुजाएं यानी आमने सामने की भुजाएं, यदि ये दोनों भुजाएं बराबर आ जाएं और ये दोनों भुजाएं साथ ही समांतर भी हों, तो यह चतुर्भुज क्या कहलाएगा, एक समांतर चतुर्भुज। तो आपको ये प्रॉपर्टी यानी यह गुण जो है बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि आज की वर्कशीट में जितने भी हम प्रश्न करेंगे इन्हीं दोनों प्रमेय का बार बार इस्तेमाल करेंगे। तो हमें याद रखना है कि यदि किसी चतुर्भुज में उसकी सम्मुख भुजाएं यानी अपोजिट साइड आमने सामने की भुजाएं बराबर भी हों, जैसे यहाँ लिखा है बराबर भी हों और समांतर भी हों, दोनों होनी चाहिए। यदि वह दोनों प्रकार से इसको सिद्ध कर रही है, बराबर भी हो रही है समांतर भी हो रही है, तो वह चतुर्भुज, जो कि एक कोई भी चतुर्भुज हो सकता है, वह चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रमेय नंबर 2 में क्या बोला गया है। दूसरे प्रमेय में बोला गया है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो समद्विभाजित का क्या मतलब होता है, देखिए यदि एक यह समांतर चतुर्भुज है, इसके विकर्ण होते हैं, इसके ये बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाएं यानी सम्मुख बिंदुओं को जोड़ने वाली जो रेखा होती है, यह होते हैं इसके विकर्ण। ये विकर्ण आपस में जिस बिंदु पर काटते हैं, ये आपस में इसको समद्विभाजित करते हैं, यानी ये हिस्सा बराबर होता है इसके और ये हिस्सा बराबर होता है इसके, यानी आपस में एक दूसरे को बराबर हिस्सों पर ये काट देते हैं। अब इसमें भी बेटा जो आपको याद रखना है वही क्या याद रखना है कि अगर किसी भी चतुर्भुज में, यानी कोई भी अगर चतुर्भुज है, उस चतुर्भुज में अगर उसके विकर्ण एक दूसरे को इसी तरीके से काटे, बराबर हिस्सों में बांटें, तो वह चतुर्भुज क्या कहलाएगा, एक समांतर चतुर्भुज। तो दी गई आकृति में ABCD सबसे पहले से ही समांतर चतुर्भुज है, इसके विकर्ण है AC और BO, और यह O बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं। इस आकृति में देखिए O बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, OC बराबर होगा OA के, ये था मेरा A बिंदु, ABCD O बिंदु पर इन्होंने काटा था, तो OC बराबर है OB के, OC बराबर है OA के और OB बराबर है OD के, इस आकृति के द्वारा। अब हमने ये समझ लिया कि अगर किसी भी चतुर्भुज में उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे तो वह चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज कहलाएगा, एक समांतर चतुर्भुज। तो हमने दो यहाँ पर प्रमेय सीखी हैं। पहली प्रमेय में हमने सीखा कि यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हैं और समांतर भी हैं और उसका एक युग्म, दोनों युग्म की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अगर एक युग्म बराबर भी आ जाए और समांतर भी आ जाए तो वह चतुर्भुज क्या बन जाएगा, समांतर चतुर्भुज। दूसरी प्रमेय में हमने सीखा कि अगर किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर दें तो वह चतुर्भुज बन जाएगा समांतर चतुर्भुज। अब इन्हीं के आधार पर जो हमें प्रश्न करने हैं वो हम शुरू कर लेते हैं। उदाहरण नंबर 1 देखिए, दी गई आकृति ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें P और Q क्रमशः सम्मुख बिंदुओं पर बनने वाले मध्य बिंदु हैं। इस प्रकार से ABCD देखिए यहाँ बना हुआ है ABCD, और इसकी भुजाएं AB पर और CD पर दो बिंदु हैं, एक बिंदु है P और एक बिंदु है Q, जो कि इसके मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु होने का मतलब इसका ये भाग और ये भाग आपस में बराबर होगा, यानी AP बराबर होगा PB के और QD बराबर होगा QC के। इसके बाद बोला गया है यदि AQ DP S पर प्रतिच्छेद करें और BQ CP R पर प्रतिच्छेद करें तो दर्शाइए। देखिए यहाँ पर ये जो रेखाएं हैं, ये जो दो रेखाएं हैं आपस में प्रतिच्छेद कर रही है ना, क्रॉस बना रही हैं। AQ और जो ये DP है ये S बिंदु पर काट रही है और PC और QB जो है ये R बिंदु पर एक दूसरे को काट रही हैं। तो आकृति अब आपको समझ आई। अब हम शुरू करते हैं प्रश्न में पहला भाग हमें क्या सिद्ध करना है, देखिए कि APCQ एक समांतर चतुर्भुज है, ये हमें सिद्ध करके बताना है। कहाँ है हमारा APCQ, बना लेते हैं। ये है मेरा AP लाइन APCQ, ये जो चतुर्भुज है ये मेरा समांतर चतुर्भुज है, ये मुझे सिद्ध करना है। तो अभी हमने पढ़ा था अगर किसी भी आकृति को, किसी भी चतुर्भुज को यदि मुझे
समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना हो तो कैसे सिद्ध करते हैं, उसकी एक युग्म को, जो सम्मुख भुजाओं का युग्म है, उसके एक युग्म को मुझे बराबर और समांतर कर लेना है। तो इसका कौन सा युग्म बराबर और समांतर होगा, देखिए ये पूरी भुजा ए बी, ये पूरी भुजा सी डी के बराबर भी है और समांतर भी है। क्यों है, क्योंकि ए बी सी डी जो था वो एक समांतर चतुर्भुज था। अब ध्यान से देखिए बेटा, अगर ये पूरी भुजा बराबर है तो इसका ये जो छोटा सा हिस्सा है, ये पूरी भुजा अगर समांतर है तो ये इसका छोटा जो हिस्सा है ये भी समांतर होगा। ऐसा तो नहीं है कि ये छोटा सा हिस्सा समांतर ना हो और आगे जाकर ये समांतर हो जाए। तो इसका मतलब जो इसका ए पी भाग है ये समांतर होगा, सी क्यू के पैरेलल होगा। इसी प्रकार से बेटा हमने पढ़ा था कि पी जो है इसका मध्य बिंदु है और हमें ऑलरेडी पता है ए बी जो है वो सी डी के बराबर है, क्योंकि ये ए बी सी डी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अगर P इसका मध्य बिंदु है तो हम ए बी को किस प्रकार लिख सकते हैं, 2 गुना ए पी, यानी ए पी का दुगना कर दें, इस ए पी भुजा का दुगना कर दें तो मुझे पूरी ए बी मिल जाएगी। इसी प्रकार इस सी क्यू भुजा का दुगना कर दें तो मुझे पूरी सी डी मिल जाएगी। तो सी डी की जगह पर क्या मैं लिख दूँ, 2 गुना सी क्यू। अब 2 से 2 कट जाएगा, मेरे पास क्या बचा, ए पी बचा बराबर सी क्यू के। अब ए पी सी क्यू के बराबर भी आ गई और ए पी सी क्यू के समांतर भी आ गई। और यही चतुर्भुज हमें समांतर चतुर्भुज भी बनवाना था, ए पी सी क्यू। और एक युग्म, देखिए ये सम्मुख भुजाओं का युग्म है ना, जो बराबर और समांतर दोनों आ गया। तो अगर किसी चतुर्भुज में एक युग्म सम्मुख भुजाओं का बराबर और समांतर आ जाता है तो वह चतुर्भुज क्या बन जाता है, एक समांतर चतुर्भुज। तो हमारा पहला भाग जो है वह सिद्ध हो गया। देखिए ए पी जो है क्यू सी के समांतर बोली गई है, क्यों, क्योंकि पूरी भुजाएं समांतर थी। ए पी जो है ए बी का आधा है, दुगना बोलें या आधा बोलें। अगर मैं दुगना बोलती तो ए पी के साथ दुगना लिखती, लेकिन यहाँ पर मैंने ए बी के साथ आधा लिखा है क्योंकि ए पी जो है पूरी ए बी का आधा भाग है, या फिर ए पी जो है पूरी ए बी का दुगना भाग है। यानी ए पी का दुगना कर देते हैं तो ए बी मिल जाती है। आप इसको दोनों तरीक़ों से लिख सकते हैं बेटा। ए बी को लिख सकते हैं दुगना अगर हम कर दें ए पी के, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और मैं लिख सकती हूँ अगर मैं ए बी का आधा कर देती हूँ तो भी मुझे ए पी मिल जाएगी। तो आप किसी भी रूप में ए पी का मान यहाँ लिख सकते हैं। मैंने यहाँ दुगने के रूप में लिखा है और यहाँ पर आपको आधे के रूप में दिया गया है। इसके बाद क्योंकि ये पूरा हिस्सा बराबर था, पूरी ए बी और पूरी सी डी बराबर थी, तो ए पी और क्यू सी भी बराबर आ जाएंगे। अब यही दोनों भुजाएं ए पी और क्यू सी भुजा हमें बराबर भी मिल गई और हमें समांतर भी मिल गई। तो यानी हमारा जो चतुर्भुज था वह समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। सेकंड भाग में देखिए क्या बोला हुआ है, डी पी बी क्यू भी एक समांतर चतुर्भुज है। तो जैसे अभी हमने सिद्ध करवाया है उसी प्रकार से दूसरे वाले चतुर्भुज को भी करा लेंगे। चलो देखते हैं आकृति में किस प्रकार बना हुआ है। मैं इसको रब कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए दूसरा प्रश्न। देखिए दूसरे प्रश्न में क्या है, डी पी बी क्यू। कहाँ है हमारा डी पी बी क्यू, ये देखिए डी पी बी से लेकर क्यू, ये पूरी आकृति हमें समांतर चतुर्भुज बनवानी है। तो ध्यान से देखिए, अब ये पूरी भुजा जो थी ये समांतर है और ये भी समांतर है, क्योंकि ये बड़े वाले जो चतुर्भुज है उसका भाग है। और वो बड़ा चतुर्भुज कैसा है, बड़ा चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसका जो ये छोटा सा भाग है, ये जो पी बी भाग है और जो ये डी क्यू भाग है, ये भी समांतर होगा, यानी पैरेलल लाइन होगी या नहीं होगी, पूरी लाइन पैरेलल थी क्योंकि। इसके बाद ये जो P बिंदु है और जो Q बिंदु है ये भी इसके मध्य बिंदु है, जैसे अभी हमने हल किया। तो बिल्कुल उसी प्रकार से आप इसको स्वयं लिखेंगे, खुद लिखेंगे कि DP पैरेलल आ गया PB के और DQ बराबर आ गया PQ के। जिस प्रकार आपने इस पहले वाले भाग में हल किया है इसको आप हल करके लिखिएगा तो हमारा सेकेंड भाग भी जो है वो सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद देखिए तीसरा भाग क्या है। तीसरे भाग में हमें क्या सिद्ध करवाना है, तीसरे भाग में हमें सिद्ध करवाना है कि PSQR, ये जो बीच में बन रहा है ना चतुर्भुज, इस चतुर्भुज को हमें एक समांतर चतुर्भुज बनवाना है। तो ध्यान से देखिए, अभी आपने जो दो चतुर्भुज समांतर करवाए, एक ये वाला चतुर्भुज और एक इसके साथ वाला चतुर्भुज, ये वाला चतुर्भुज, इन दोनों को जब आपने समांतर करवाया तो इसकी ये भुजा और ये भुजा आपस में कैसी आ गई होगी, समांतर आ गई होगी, क्योंकि ये बड़ी भुजाओं का ही छोटा सा हिस्सा है। इसी प्रकार से इसकी ये भुजा और ये भुजा ये भी समांतर आई होगी, क्योंकि ये वाली दोनों भुजाओं का एक छोटा सा हिस्सा है। तो जब किसी चतुर्भुज में उसकी सम्मुख भुजाएं समांतर आ जाएं, यानी पैरेलल आ जाए, ये भुजा और ये भुजा पैरेलल आ गई, इसी प्रकार से ये भुजा और ये भुजा भी समांतर आ गई, तो वह चतुर्भुज भी क्या बन जाता है, समांतर चतुर्भुज। तो देखिए यहाँ लिखा गया है एस पी समांतर है क्यू आर के, क्योंकि एस पी और डी पी एक ही भाग हैं और क्यू आर और क्यू बी भी एक ही भाग है, उसी का एक छोटा सा भाग है ना। तो इसी प्रकार से हमारे पास एस क्यू समांतर भी पी आर के आ गया और पी एस क्यू आर हमारा बन गया समांतर चतुर्भुज, क्योंकि इसके दोनों युग्म आपस में, जो भुजाओं सम्मुख भुजाओं के युग्म हैं वह आपस में समांतर बन गए। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं जो हमें नीचे प्रश्न दिए गए हैं, अभ्यास प्रश्न।
अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्न देखिए, क्या आपको सिद्ध करवाना है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। यह आपको सिद्ध करवाना है। तो हमें दिया क्या गया है इस आकृति में, इस प्रश्न में हमें दिया गया है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण बराबर है। तो मैंने यहाँ डायग्राम बनाया ए बी सी डी, जिसके विकर्ण है ए सी और दूसरा विकर्ण है बी डी। ये दोनों इसके विकर्ण हैं, आपस में एक बिंदु पे ये काट भी रहे हैं। हमें ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज बोला है जिसके विकर्ण बराबर है, और हमें सिद्ध करना है कि हमारा जो ए बी सी डी आकृति है वह एक आयत होगी। तो हमें पता है बेटा कि समांतर चतुर्भुज आयत कब बनती है। आयत एक समांतर चतुर्भुज ही है, लेकिन आयत की खासियत क्या होती है कि उसके सभी कोण कैसे होते हैं, 90 डिग्री के। बाकी सभी जो इसके गुण हैं, जो धर्म हैं, वो सारे समांतर चतुर्भुज के जैसे ही होते हैं। तो यानी अगर हम यहाँ पर सिद्ध करवा लें कि इसका एक कोण, कोई भी एक कोण 90 डिग्री का है, मान लीजिए अगर मैं सिद्ध करवा लूँ बी कोण 90 डिग्री का है, तो मेरा प्रश्न सिद्ध हो जाएगा। कैसे सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब सम्मुख कोण कौन से होते हैं बेटा, आमने सामने वाले कोण। अगर बी कोण का माप 90 डिग्री आया तो डी कोण का माप भी 90 डिग्री हो जाएगा। अब इसके बाद जो इसके आसन कोण होते हैं समांतर चतुर्भुज के, आसन का मतलब एक के साथ एक बनने वाले, यानी डी के साथ बनने वाला ये ए कोण या फिर डी के साथ बनने वाला ये सी कोण, इनका योग होता है 180 डिग्री। तो अगर डी और ए का योग 180 आएगा और डी का मान हमने 90 डिग्री निकाल लिया, तो ये मान भी कितना होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। और इसके सामने वाला कोण जो सामने कोण है ये भी 90 हो जाएगा। तो सारे कोण 90 हो गए, और एक समांतर चतुर्भुज के यदि सारे कोण 90 हो जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, आयत। तो इसीलिए इस आकृति में, इस प्रश्न में हमें सिर्फ किसी एक कोण को 90 डिग्री करवा लेना है। तो शुरू करते हैं इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम त्रिभुज ए बी डी, देखिए कहाँ है मेरा त्रिभुज ए बी डी, ये है मेरा त्रिभुज ए बी डी, और दूसरा त्रिभुज ए बी सी। ए बी सी त्रिभुज कौन सा है, ये वाला है त्रिभुज मेरा ए बी सी। इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांगसम सिद्ध कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे सर्वांगसम सिद्ध, ए बी भुजा जो है इसकी, ये वाली नीचे वाली भुजा, यह भुजा तो उभयनिष्ठ है यानी कॉमन है, दोनों त्रिभुजों का बेस है, दोनों त्रिभुजों का आधार है। इसी प्रकार से ये दोनों भुजाएं बराबर भी हैं, क्योंकि यह दोनों भुजाएं समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं, इसलिए बराबर हो जाएंगी। और बी सी, ए सी और ये बी डी, ये वाली जो दोनों भुजाएं हैं, ये दोनों हमें पहले से दे रखी हैं कि इसके विकर्ण बराबर हैं। तो देखिए क्या लिखा है, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए बी सी में ए डी बराबर है बी सी के, क्योंकि समांतर भुजाएं हैं, सम्मुख भुजाएं हैं समांतर चतुर्भुज की। ए बी बराबर है ए बी के उभयनिष्ठ, जिसको हम कॉमन भी बोलते हैं, और बी डी बराबर है ए सी, ये हमें पहले से दिया गया है। तो हमें यहाँ पर मिल गया कि ए बी डी और हमारा त्रिभुज ए बी सी कौन से सर्वांगसमता नियम द्वारा, एस एस एस, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर हो गई तो एस 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 सर्वांगसमता नियम द्वारा ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। सर्वांगसम होने के बाद इसके जो आपस में जो ये संगत कोण है, ए कोण और बी कोण, ये संगत कोण है। और सी पी सी टी का आपको ऑलरेडी पता है बेटा कि अगर कोई दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो तो उसकी संगत कोण और संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो इसका मतलब हमारे पास ए कोण और बी कोण का माप बराबर आ गया। अब यदि इसके ए और बी कोण का माप बराबर आ गया सीपीसीटी द्वारा, तो हमारा जो ये चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज, इसमें ए डी और बी सी आपस में जो है समांतर है। देखिए यहाँ पर ए डी और बी सी भुजा जो है आपस में बराबर भी हैं और समांतर भी हैं, यानी पैरेलल भी हैं। तो ए और बी कोण जो हैं वह 180 डिग्री के बराबर होगा इनका योग। जब भी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट देती है तो इसके अंदर बनने वाले जो आसन कोण है, या फिर जिसको हम एकांतर अंतः कोण बोलते हैं, जो अंदर बनने वाले कोण होते हैं, है ना, अंदर बनने वाले कोण जो हैं वह बराबर होते हैं। एक ही तरफ बनने वाले कोण अंतः कोण जिसको बोलते हैं, जो एक ही साइड पे बनते हैं। तो ए और बी का जो योग है वो 180 हो जाएगा। यहाँ पर इन दोनों कोणों का योग 180 हो जाएगा, और ए कोण बी कोण के पहले से बराबर है तो ए कोण जमा ए कोण लिख देंगे। 2 गुना ए कोण बराबर है 180 के, और ए कोण का मान आ जाएगा हमारा 90 डिग्री। और उसके बाद हमें पहले से ही हमने समझ लिया था कि अगर किसी समांतर चतुर्भुज में किसी एक कोण का माप 90 डिग्री होता है तो वह समांतर चतुर्भुज बन जाता है आयत। तो इस प्रकार वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण समकोण हो वह कहलाता है आयत। तो ए बी सी डी हमने सिद्ध कर दिया कि यह है आयत बन गया है। यही हमें सिद्ध करवाना था पहले प्रश्न में कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज नहीं बल्कि एक आयत है, जो हमने सिद्ध करा लिया। इसके बाद हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में देखिए क्या करना है आपको। आपसे बोला जा रहा है कि ए बी सी और डी ई एफ दो त्रिभुज हैं जिसमें ए बी और डी ई बराबर हैं।
ए बी समांतर है डी एफ के, बी सी और ई एफ बराबर हैं और बी सी सी एफ ई एफ के समांतर भी है। देखिए आकृति इस प्रकार दे रखी है। यहाँ पे ए बी जो है ये भुजा इस भुजा के बराबर भी है और समांतर भी है। इसी प्रकार से जो एक और भुजा यहाँ बोली हुई है बी सी, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में समांतर भी है और बराबर भी है। अब इसके बाद आपसे बोला गया है कि चतुर्भुज ए बी ई डी को समांतर चतुर्भुज सिद्ध कीजिए। तो डायग्राम देखिए, सबसे पहले कहाँ पर है हमारा ये चतुर्भुज ए बी ई डी। देखिए ये रहा ए बी और ई और डी, ये वाला जो चतुर्भुज है हमारा, इस चतुर्भुज को हमें सिद्ध करना है कि ये एक समांतर चतुर्भुज है। कैसे सिद्ध करेंगे? इसकी ये दोनों भुजाएं पहले से ही हमें बराबर भी दे रखी हैं और समांतर भी दे रखी हैं। तो आज की वर्कशीट की जो हमने स्टार्टिंग करी थी वहाँ पर हमने एक प्रमेय पढ़ी थी कि अगर किसी चतुर्भुज की एक जो युग्म है, एक समभुजाओं का जो युग्म है, यदि वह बराबर और समांतर होता है तो वह चतुर्भुज बन जाता है समांतर चतुर्भुज। तो यानी हमारा ए बी ई डी जो चतुर्भुज है वह हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। दूसरे भाग देखिए, पहले आप भाग समझ लीजिए फिर आप इसको लिखिएगा। मैं आपको दिखाऊंगी हम इसको कैसे लिखेंगे। चतुर्भुज बी ई एफ सी देखिए। अब इसके बाद आकृति देखते हैं, कहाँ है हमारी बी एफ सी आकृति। बी ई एफ सी, ये था मेरा बी बिंदु, ये ई, ये एफ और ये सी, यानी हमारा चतुर्भुज कौन सा होगा? ये नीचे बनने वाला चतुर्भुज। इस चतुर्भुज में देखिए हमारी जो सम्मुख भुजाएं हैं वह पहले से ही बराबर और समांतर दे रखी हैं। कौन सी भुजाएं हैं? बी सी और ई एफ, ये दोनों भुजाएं पहले से ही बराबर हैं, प्रश्न में पहले ही दिया गया था, और ये समांतर भी हैं। तो यानी ये आकृति भी आसानी से समांतर चतुर्भुज बन जाएगी। तीसरे भाग पे आ जाते हैं। तीसरे भाग में हमें सिद्ध करवाना है कि ए डी सी एफ के समांतर है और ए डी सी एफ के बराबर भी है। तो तीसरे भाग में देखिए ध्यान से बेटा, जो हमें सिद्ध करवाना है वह क्या है? हमें सिद्ध करवाना है ये ए डी भुजा और ये एफ सी भुजा, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर भी हैं और समांतर भी हैं। तो अभी आपने जो सिद्ध करवाया पहले वाला चतुर्भुज यानी ए बी ई डी, इसको जब आपने समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम सिद्ध करवा दिया तो आपने क्या पाया? आपने पाया कि ए डी जो था वो बी ई के बराबर भी था और ए डी जो था वो बी ई के समांतर भी था, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर भी होती हैं और समांतर भी होती हैं। तो ये भुजा और ये भुजा तो इसी की थी। अब इसके बाद देखिए एक और आपने चतुर्भुज सिद्ध करवाया था। दूसरा चतुर्भुज कौन सा सिद्ध करवाया था? कि वो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। दूसरा करवाया था आपने बी ई एफ सी को। ध्यान से देखिएगा बेटा, बी ई एफ सी को, इसको आपने सिद्ध करवाया था कि ये भी एक पैरेललोग्राम है यानी एक समांतर चतुर्भुज है। अभी आप प्रश्न को समझिएगा, लिखना कैसे है मैं भी आपको दिखाऊंगी। अब इसके बाद देखिए बी ई एफ सी, इस चतुर्भुज में बी ई एफ सी में ये भुजा और ये वाली भुजा, ये भुजाएं आपस में बराबर और समांतर हैं। बी ई बराबर है सी एफ के और बी ई जो है ये समांतर भी है सी एफ के। अब आप देख पा रहे होंगे जब मैंने ये दोनों भुजाएं लिखी तो मैंने यहाँ पर बी ई को 2 बार लिखा। देखिए बी ई दोनों में बराबर आ रही है और बी ई दोनों में समांतर भी आ रही है। तो इन्हीं दोनों का उपयोग करके हमारे पास क्या आ जाएगा? ए डी बराबर आ जाएगा सी एफ के, क्योंकि दोनों भुजाएं, ये जो दोनों भुजाएं थी ये एक ही भुजा के बराबर थी और ये दोनों भुजाएं एक ही भुजा के समांतर भी हैं। तो यानी ए डी जो है वो समांतर भी आ जाएगी सी एफ के। यही हमें सिद्ध करवाना था इस भाग में। इसके बाद देखिए ये भाग तो सिद्ध हो गया। अगले भाग में हमें सिद्ध करवाना है कि ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो ए सी एफ डी की तो यही भुजाएं हैं जो सम्मुख भुजाएं हैं, इसका एक युग्म तो पहले से ही बराबर और समांतर है, तो चौथा भाग भी सिद्ध हो जाएगा। पांचवें भाग में आपको सिद्ध करवाना है कि ए सी बराबर होगा डी एफ के। अब ध्यान से देखिए, ए सी और डी एफ ये दोनों कौन सी वाले समांतर चतुर्भुज के हिस्से हैं? ये इस वाला जो चतुर्भुज है, ये जो चतुर्भुज मैंने शेड किया इस वाले चतुर्भुज का हिस्सा है और यही चतुर्भुज तो अभी आपने समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया है। और ये दोनों भुजाएं इसकी कैसी भुजाएं हैं? ये दोनों भुजाएं हैं इसकी सम्मुख भुजाएं। देखिए ध्यान से, ये दोनों भुजाएं इसकी कैसी भुजाएं हैं? ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों भुजाएं हैं इसकी सम्मुख भुजाएं। तो इसीलिए पांचों भाग भी सिद्ध हो जाएगा। आखिरी भाग में आपको सिद्ध करवाना है कि त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ सर्वांग सम है। अभी आपने सिद्ध करवाया कि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, इसकी ये भुजा और ये भुजा भी पहले से बराबर दे रखी है प्रश्न में, और इसकी ए बी भुजा और डी ई भुजा भी पहले से ही प्रश्न में दी गई थी कि ये दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर हैं। तो इस त्रिभुज की तो तीनों भुजाएं, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हैं। तो यानी एस 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 सर्वांग समता नियम द्वारा ये सर्वांग सम हो जाएंगे। तो चलो देखते हैं अब इसको लिखना कैसे है हमें। पहले भाग में हमने सिद्ध करवाया था ए बी ई डी को चतुर्भुज। कैसे करवाया था? देखिए, ए बी और डी ई बराबर थी और ए बी और डी एफ पहले से ही बराबर थी। ये दोनों भुजाएं हमें प्रश्न में ही दे रखी थी कि बराबर और समांतर हैं। और यहाँ पर हमने रीज़न भी लिखा है बेटा कि यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज बन जाता है। तो इसी प्रकार हमने हमारा ए बी ई डी को समांतर चतुर्भुज लिख दिया था। इसके बाद इसी प्रकार से सेकेंड वाला क्वेश्चन जो था वहाँ पर हमें बी सी और ई एफ पहले से ही समांतर और
और बराबर दे रखी थी, यही हमने यहाँ लिखा है और हमें रीज़न को भी यहाँ पे लिखना है कि यह समांतर चतुर्भुज क्यों है। तीसरे भाग में हमने कैसे सिद्ध किया था, क्योंकि हमारे जो पहले दोनों भाग थे वहाँ से हमें पैरेलल लाइन यानी समांतर रेखा और बराबर की रेखाएं मिल रही थी क्योंकि समांतर चतुर्भुज था, उसी का प्रयोग करके हमने तीसरा भाग भी किया था। देखिए यही लिखा गया है, AD समांतर है CF के और AD बराबर भी है CF के, समीकरण 1 और 2 द्वारा, और इसी प्रकार हमारा ACFD जो है एक समांतर चतुर्भुज बन गया था। उसके बाद आखिरी भाग जो था हमारा, वहाँ पे हमने त्रिभुजों को सर्वांकन किया था, जहाँ पे तीनों भुजाएं बराबर हो गई थी समीकरणों द्वारा भी, और 2 हमें दी गई थी भुजाएं बराबर। तो SSS सर्वांकन नियम द्वारा हमारे दोनों त्रिभुज सर्वांकन हो गए थे। तो हमारा दूसरा प्रश्न यहाँ खत्म होता है। इसके बाद हम शुरू करते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न देखिए बेटा, तीसरा प्रश्न भी पहले हम समझेंगे और उसके बाद हमें ये कैसे लिखना है वो हम देखेंगे। तो तीसरे प्रश्न में हमें दर्शाना है कि समांतर चतुर्भुज ABCD में विकर्ण दे रखा है BD, जो 2 बिंदुओं P और Q पर इस प्रकार से स्थित है कि DP और BQ बराबर है। तो आपकी आकृति में आपको ये DP भुजा और ये BQ भुजा ये दोनों बराबर दे रखी है, ये इसी तरीके से आकृति बनी है कि ये दोनों बराबर हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बोला गया है कि ABCD जो आकृति है वह कैसी आकृति है, समांतर चतुर्भुज की, यानी इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, यानी इसकी यह भुजा और यह नीचे वाली भुजा ये दोनों बराबर होंगी। इसी प्रकार से इसकी ये भुजा और ये भुजा भी आपस में बराबर होंगी, और आपको तीसरी भुजा, यह भुजा और यह भुजा भी बराबर दे रखी है। पहला भाग आपको सिद्ध करके बताना है कि त्रिभुज APD और त्रिभुज CQB आपस में सर्वांकसम है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला मैं आपको पहले समझा रही हूँ, उसके बाद हम लिखने का तरीका भी देखेंगे। पहले हमें त्रिभुज देखना है, कहाँ है हमारा त्रिभुज APD, यह है हमारा त्रिभुज APD और नीचे वाला त्रिभुज है ये वाला। इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांकसम करवाना है। तो सबसे पहले अभी हमने देखा था कि इसकी AD भुजा और इसकी BC भुजा आपस में बराबर है, क्योंकि ये दोनों भुजाएं कैसी भुजाएं हैं, इस समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं। इसके बाद हमें यह भी पता है कि BQ किसके बराबर है, DP के बराबर है, क्योंकि ये पहले से प्रश्न में दिया गया है, DP बराबर है BQ के। इसके बाद तीसरी चीज़ देखिए बेटा, यहाँ पर ये Z बन रहा है, देख पा रहे हैं आप ये Z की फॉर्म को, यानी जो इसके अंदर ये वाला बनने वाला कोण जो है, यह कोण इस कोण के बराबर होगा, Z बन रहा है ना ये। अब Z बन रहा है, भुजाएं भी बराबर हैं, तो SAS सर्वांकसमता नियम द्वारा देखिए भुजा, फिर उसके बाद एक कोण आया, फिर भुजाएं, इस नियम के द्वारा हमारा पहला भाग सिद्ध हो जाएगा। पहला भाग सिद्ध करने के बाद दूसरे भाग पर आते हैं। दूसरा भाग हमें क्या करना है, AP बराबर है CQ के। AP देखिए इसी त्रिभुज का भाग है जो भी हमने सिद्ध करवाया, यह है हमारी AP भुजा और यह है हमारी CQ भुजा। ये दोनों भुजाएं इसी त्रिभुज का भाग है जो भी हमने सर्वांकसम करवाए, और आपको पता है सर्वांकसम त्रिभुजों के संगत जो कोण है और संगत भुजाएं हैं वह बराबर होती हैं CPCT द्वारा। तो AP और CQ बराबर हो जाएंगी। अब इसके बाद देखिए तीसरा भाग, तीसरे भाग में फिर से हमें त्रिभुजों को सर्वांकसम करवाना है। अब की बार कौन से त्रिभुजों को सर्वांकसम करवाना है, आकृति में देख लेते हैं पहले। अब की बार हमें सर्वांकसम करवाने हैं यह दोनों त्रिभुज। अब इन दोनों त्रिभुजों को कराना भी बहुत आसान है, जैसे हमने पहले करवाए थे। देखो BQ और PD ये तो पहले से ही बराबर है, प्रश्न में दिए गए हैं और दोनों त्रिभुजों का भाग भी है। इसके बाद इस त्रिभुज की ये वाली भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होंगी, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। इसके बाद तीसरी चीज़ हमें क्या लेनी है, फिर से देखो Z बन रहा है, Z की आकृति बन रही है ना इस प्रकार से, ये जो है हमारी Z की आकृति है, देख पा रहे हैं आप, ये जो है इस तरीके से Z की आकृति है। तो इसके अंदर बनने वाले कोण यानी एकांतर अंत्य कोण बराबर होते हैं, ये भी बराबर हो गया। अब देखिए भुजा, फिर से कोण मिला, फिर से भुजा मिली, तो यानी ये त्रिभुज भी SAS सर्वांकसमता द्वारा सिद्ध हो जाएगा सर्वांकसम। इसके बाद हमें अगला भाग चौथे भाग में करवाना है AQ, ये वाली जो भुजा है AQ, इसको बराबर करवाना है PQ के, तो ये भी हो जाएगा। इसी जो त्रिभुज अभी आपने सर्वांकसम करवाए उसी सर्वांकसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं हैं, तो CPCT द्वारा AP और CP, AQ और CP बराबर हो जाएंगे। आखिरी भाग पे आ जाते हैं, घबराना नहीं है बेटा, अभी हम देखेंगे इसको लिखना कैसे, अभी सिर्फ मैं आपको समझा रही हूँ। APCQ, APCQ कहाँ पर है, ये है हमारी आकृति APCQ, इसके अंदर बनने वाली आकृति। ध्यान से देखिए, अभी आपने सिद्ध करवाया था कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है, AP और CQ बराबर, दूसरे भाग में। इसके बाद इसके चौथे भाग में आपने सिद्ध करवाया था कि इसकी ये भुजा और ये भुजा भी आपस में बराबर है। तो किसी भी चतुर्भुज की यदि सम्मुख भुजाएं यानी आमने सामने की भुजाएं, जैसे ये है, अगर ये भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो वह चतुर्भुज बन जाता है समांतर चतुर्भुज। तो इसीलिए जो हमारा APCQ चतुर्भुज है वह समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। अब हम देखते हैं कि इस प्रश्न को हम कैसे लिखकर हल करेंगे।
पहला भाग देखिए, मैंने अभी आपको बताया था APD और CQB को कैसे हम सिद्ध करेंगे। हमने देखा था कि AD बराबर होगा BC के। देखिए ध्यान से, हमारी आकृति में AD और BC बराबर हैं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। DP बराबर है BQ के, यह हमें पहले से दे रखा था। और तीसरा जो हमने कोण लिया था, ये कोण, यह है एकांतर अंत्य कोण, जो मैंने अभी आपको समझाया था। तो SAS सर्वांग समता नियम द्वारा पहला भाग हमारा सिद्ध हो गया, यानी सर्वांग सम हो गया। दूसरे भाग में हमें सिद्ध करवाना था AP और CQ को बराबर। AP और CQ को, जो त्रिभुज हमने अभी सर्वांगसम करवाए हैं, उन्हीं का ये भाग है। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग हैं, तो इसीलिए ये भी बराबर हो गया। तीसरे भाग देखिए, जो भी मैंने आपको समझाया, तीसरे भाग में हमने कौन से त्रिभुजों को सर्वांगसम करवाया? इस त्रिभुजों को, जो यहाँ साइड में बने हुए। इनको सर्वांगसम करवाने के लिए हमने क्या क्या लिया था? AB बराबर ली थी CD के। देखिए, ये है हमारी AB, ये है हमारी CD, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। इसके बाद हमने लिया था BQ बराबर DP, जो कि दिया गया था हमें, और हमने कोण लिया था एकांतर अंत्य कोण, Z बनाने वाला कोण। तो ये भी हो गया था SAS सर्वांग समता नियम द्वारा। चौथा भाग जो था वह भी CPCT के द्वारा, यानी जो इसकी ये वाली भुजा है और ये वाली भुजा है, यह CPCT के द्वारा सिद्ध हो गई थी बराबर। इसके बाद इसका पांचवा भाग देखिए। पांचवें भाग में हमें सिद्ध करवाना था कि जो बीच में बनने वाली आकृति है, जो बिल्कुल इसके सेंटर में जो आकृति बन रही है, वह आकृति कैसी आकृति है? ये जो आकृति है, ये कैसी आकृति है? यह एक समांतर चतुर्भुज है, ये हमें सिद्ध करवाना था। तो देखिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 द्वारा हमारे पास ये सिद्ध हो जाता है। कहाँ है हमारे समीकरण 1? ये है हमारा समीकरण 1, AP बराबर है CQ, और समीकरण 2, AP बराबर है QPQ। मैंने आपको बताया था ना, इसकी सम्मुख भुजाएं जो हैं ये आपस में बराबर हो गई हैं। अगर इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हैं तो यह चतुर्भुज कैसा हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज। आज की वर्कशीट में बेटा जो क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस करे हैं, जो एग्जांपल हमने प्रैक्टिस की है, इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। जो हमने सीखे हैं उसकी प्रैक्टिस कीजिए। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।